In this class, we are going to study about our last topic of this chapter, that is fertilization and post-fertilization events. So we had already completed the pre-fertilization events, and there we had seen that how gametes were formed and how they were transferred. That is how male and female gametes were brought together. So now we are going to see fertilization and also the post-fertilization events. So fertilization is also very frequently used interchangeably with something called syngamy, but those two things are not exactly the same thing. So we are going to first study the difference between fertilization and also as well as syngamy. So this is what is fertilization. So there are two things in this fertilization. The gametes are coming together, that is the event of coming together and fusion of two compatible gametes. Therefore, two compatible gametes means those gametes should be of the same species and also they should be recognizable by one another. This happens in the case of humans by something called fertilizing and anti-fertilizing chemicals. So otherwise there are certain chemicals in every species which lead to these changes. Now these are the two events which are combinedly called as fertilization, that is coming together and also fusion of compatible gamete. यानी कि यहाँ पर जो gametes हैं उनका साथ आना और उनका साथ में फ्यूज करके एक बना देना, उसे कहते हैं हम fertilization. यानी कि fertilization is the event of coming together and fusion of two compatible gametes to form a diploid zygote. Gametes to form diploid zygote. So इस स्टेटमेंट के तीन पार्ट्स हैं. पहला क्या है कि यहाँ पर गैमीट्स का साथ आना होगा, दैट इज दे विल कम टुगेदर. उसके बाद उनमें फ्यूजन होगा, यानी कि मेल गैमीट या फीमेल गैमीट या जो भी आइसोगैमीट्स हैं उनमें क्या होगा, दोनों फ्यूज करके सिंगल हो जाएंगे और सिंगल होने के बाद क्या बनाएंगे, तो वो बनाएंगे डिप्लॉयड जाइगोट. यहाँ पे डिप्लॉयड वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज यहाँ पर दो हैप्लॉयड सेल मिल रहे हैं तो जाइगोट जो बनेगा वो 2n होगा, दैट इज इट वुड बी डिप्लॉयड. एंड नाउ वी कम टू द फैक्ट ऑफ सिंगेमी. So this is the difference between fertilization and syngamy. फर्टिलाइजेशन में हमें तीन इवेंट्स देखने हैं. पहला इवेंट क्या है कि जो गैमीट्स हैं वो साथ आ रहे हैं. दूसरा इवेंट क्या है कि दोनों फ्यूज कर रहे हैं. तीसरा इवेंट क्या है कि फ्यूज करने के बाद डिप्लॉयड जाइगोट बनाया है उन्होंने. और सिंगेमी का मतलब क्या है कि यहाँ पर सिंपल फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है. सिंगेमी सिर्फ उस इवेंट को कहते हैं, यानी कि जो गैमीट्स उसमें सेकेंड पार्ट था उस फ्यूजन को हम सिंगेमी कहते हैं. बट बायो में हम फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी को काफी फ्रीक्वेंटली इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. यानी कि नॉर्मली फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी में डिफरेंस तो है,
लेकिन इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं बिकॉज दीज रफली मीन द सेम थिंग, दैट इज फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स। नाउ अब हमें फर्टिलाइजेशन के टाइप्स पढ़ने हैं, दैट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में हमें पढ़ना है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और फिर पढ़ना है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल के बॉडी के बाहर होता है जनरली, दैट इज इन द एक्सटर्नल मीडियम। और एक्सटर्नल मीडियम में हमने देखा था गैमीट ट्रांसफर में कि गैमीट ट्रांसफर के लिए जो सबसे कॉमन एक्सटर्नल मीडियम होता है वो होता है वाटर। तो अगर गैमीट्स मेनली वाटर में है तो गैमीट्स का फ्यूजन अगर बाहर में हो रहा है तो वो भी तो वाटर में ही होगा ना। Therefore, the most common external medium for fusion of gametes is water. तो अगर गैमीट्स ऐसे जगह पे फ्यूज कर रहे हैं जो कि फीमेल की बॉडी के बाहर है तो उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यहां हमें 2 टाइप्स के फर्टिलाइजेशन पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो पहला टाइप है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि सिंगेमी बाहर होगा, सिंगेमी अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी। generally in the external medium। ये वाटर टाइप के मीडियम में जनरली पाए जाते होते हैं सिंगेमी। इनके एग्जाम्पल्स हमें देखने हैं। कुछ फंजाई में ऐसा होता है, कुछ फंजाई के अलावा सर्टेन ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि एल्गा। अपार्ट फ्रॉम दैट एनिमल्स के केस में यहां पर ये होता है बोनी फिशेस में। बोनी फिशेस के अलावा एम्फीबियंस में भी ये पाया जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं वैसे ऑर्गेनिजम्स के जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि इनके गैमीट्स पानी में फ्यूज करेंगे, ना कि फीमेल बॉडी के अंदर। तो ये कुछ फंजाई में होता है, एल्गे में भी ये होता है, बोनी फिशेस। 11th क्लास में आपने बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में पढ़ा होगा। तो बोनी फिशेस वो होते हैं जिनका एंडोस्केलेटन बोन्स का बना होता है, हड्डियों का बना होता है, और कार्टिलेजिनस यानी कि उन्हें हम कॉन्ड्रिक थाइस कहते हैं। कॉन्ड्रिक थाइस का एंडोस्केलेटन होता है जो कि कार्टिलेज का बना होता है। सो यहाँ पर बोनी फिशेस है, ना कि कार्टिलेजिनस फिशेस, एंड ऑल्सो द एम्फीबियंस। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए एनिमल्स के केस में, ये एग्जाम्पल हो गया प्लांट के केस में। सो इन सभी में जो गैमीट्स या फिर जो भी सेक्स सेल्स है वो फ्यूज कर रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल मीडियम में फ्यूज कर रहे हैं और फीमेल बॉडी के बाहर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अगर फीमेल बॉडी के बाहर है तो जो न्यू बॉर्न्स होंगे या फिर जो यंग वंस होंगे वो प्रोटेक्टेड नहीं होंगे, तो दे आर वल्नरेबल टू प्रेडेटर्स। अब यहाँ पर ये जो फ्यूजन है, यहाँ पर ये तो बॉडी से बाहर हो रहा है, तो बॉडी को इतना गैमीट्स और इतना स्पर्म्स या फिर इतना ओवम क्रिएट करना होगा जिससे कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो कि दोनों फ्यूज कर जाएं, यानी कि नंबर ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस्ड इज वेरी हाई बिकॉज सिंगेमी इज अ हियर इन दिस केस सिंगेमी इज अ चांस इवेंट।
तो यहाँ पर जो सिंगमी हो रहा है वो तो एक्सटर्नल मीडियम में हो रहा है, तो एक्सटर्नल मीडियम में सिंगमी होने के लिए ये तो वो प्रोबेबिलिटी की बात है ना कि पानी में जो मेल गमीट है और फीमेल गमीट साथ में फ्यूज कर जाए, दिस डिपेंड्स ऑन प्रोबेबिलिटी। लेकिन प्रोबेबिलिटी पे वो डिपेंड कर रहा है, तो उस प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बॉडी क्या करेगा, बॉडी बहुत सारे मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, करोड्स में, लैक्स में या मिलियंस में प्रोड्यूस करेगा। तो उससे क्या होगा कि कुछ ना कुछ गैमेट्स तो आपस में फ्यूज कर ही जाएंगे, यानी कि कुछ मेल गैमेट्स कुछ फीमेल गैमेट्स के कांटेक्ट में आ ही जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा गैमेट्स प्रोड्यूस किया जाता है बॉडी के द्वारा। So this was our first type of fertilization, that is syngamy। यहाँ पर बॉडी में नहीं हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है। एंड द अदर थिंग इज कॉमनली वाटर के अंदर होगा, फिर उसके एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। और यहाँ पर फीमेल बॉडी के बाहर जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो बच्चे का जो फॉर्मेशन है वो भी तो फीमेल बॉडी के बाहर होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर जो प्रेडेटर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि इस केस में जो प्रेडेटर्स होते हैं वो इजीली जो न्यूबॉर्न्स होंगे या फिर यंग वंस होंगे, जिन्हें हम ऑफस्प्रिंग्स भी कह सकते हैं, उन तक इजीली पहुंच सकते हैं प्रेडेटर्स, क्योंकि ये मदर के बॉडी में तो है नहीं। तो यहाँ पर ये जो यंग वंस होंगे, जो बच्चे होंगे यहाँ पर, वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होंगे प्रेडेटर्स के लिए। नाउ इसके बाद हमें पढ़ना है कि ये एक्सटर्नल मीडियम में तो हो रहा है, तो ज़रूरी तो नहीं कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट साथ में आ ही जाएगा। तो यहाँ पर उसे मैनेज करने के लिए, उसे मेकअप करने के लिए बॉडी क्या करता है कि यहाँ पर बॉडी एक बहुत हाई अमाउंट में मेल और फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि कुछ मेल गैमीट्स कुछ फीमेल गैमीट के साथ निश्चित ही फ्यूज कर जाएंगे। सो दिस वाज आवर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देख लिया है, अब हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखेंगे। तो इस केस में बॉडी के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन, यानी कि इसकी वजह से जो बच्चे प्रोड्यूस होंगे या फिर जो जाइगोट बनेगा या उसका जो लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेज होगा, दैट विल बी वेरी मच प्रोटेक्टेड, क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है ना। और जब बच्चे का जन्म होगा तो वो थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप्ड होगा, तो इस वजह से यहाँ पर जो बच्चा है या यंग वंस है वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड होगा, क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है।
तो इस केस में मेल गैमीट्स जो होते हैं वो जनरली मोटाइल होते हैं, जनरली उनके पास ट्रैवलिंग एबिलिटी होती है, यानी कि उनके पास फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला की वजह से वो मूव कर सकते हैं। नाउ ये ट्रैवल करके फीमेल गैमीट तक पहुंचेंगे, और फीमेल गैमीट कहाँ होगी, तो फीमेल गैमीट फीमेल पेरेंट के अंदर होगी। तो यहाँ पे फीमेल पेरेंट के अंदर फ्यूजन होगा यानी कि सिंगेमी होगा। तो इस केस में मेल गैमीट को ट्रैवल करके फीमेल तक पहुंचना है, लेकिन फीमेल गैमीट को तो ट्रैवल करना ही नहीं है क्योंकि वो तो फीमेल बॉडी के अंदर होगी। तो ज़्यादा फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करने की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि जो ट्रैवलिंग वाला पार्ट है, दैट इज ट्रांसफर, गैमीट का ट्रांसफर वाला फेज है, वो तो करना है मेल गैमीट को। तो इसीलिए जो बॉडी होता है वो मेल गैमीट हजारों लाखों गुना ज़्यादा प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू फीमेल गैमीट, क्योंकि फीमेल गैमीट का लॉस यहाँ पर बहुत कम होता है, क्योंकि वो तो फीमेल बॉडी के अंदर है, वो तो एक्सटर्नल मीडियम में गई ही नहीं है। तो एक्सटर्नल मीडियम में नहीं गई है तो फीमेल गैमीट के लॉस होने का चांसेस बहुत कम होता है, लेकिन मेल गैमीट्स के लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे मेल गैमीट जो है वो किसी एक्सटर्नल मीडियम से या फिर किसी भी और तरीके से फीमेल गैमीट तक पहुंचेगा, इसीलिए उसके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसी को कंपेंसेट करने के लिए जो मेल बॉडी होता है वो मेल गैमीट्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ताकि अगर कुछ का लॉस हो भी जाए तो कुछ ना कुछ मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट तक या फीमेल बॉडी तक पहुंच जाएं। इनके एग्जाम्पल्स हमें देखने हैं। प्लांट्स के केस में ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, उसके बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म्स, फिर आते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो ये तो प्लांट के चारों कैटेगरी की बात हुई। नाउ विल सी अबाउट एनिमल्स। तो यहां पर कार्टिलेजिनस फिशेस में ये होगा, तो अभी हमने देखा था कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन था वो हो रहा था, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमने देखा था उसमें देखा था कि वहां पर बोनी फिशेस का एग्जांपल देखा था हमने, लेकिन यहाँ पर कार्टिलेजिनस फिशेस का एग्जांपल देखा है हमने, यानी कि जो फिशेस के दो कैटेगरी हैं, ऑस्टिक थाइस और कॉन्ड्रिक थाइस, दोनों में जनरली फर्टिलाइजेशन अलग अलग तरह का होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कार्टिलेजिनस फिशेस हैं तो इनमें होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और वहां पे हमने बोनी फिशेस देखा था तो बोनी फिशेस में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लाइकवाइज रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में भी होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ फंजाई में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही पाया जाता है। सो दिस वाज आवर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर जो गैमीट्स होंगे या फिर जो यहाँ पर यंग वंस होंगे वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी हो रहा है। ये मेल गैमीट्स कॉमनली मोटाइल होते हैं, फीमेल गैमीट्स कॉमनली नॉन मोटाइल होते हैं। यहाँ पर मेल गैमीट का नंबर बहुत ज़्यादा होता है और फीमेल गैमीट्स का नंबर काफ़ी कम होता है, क्योंकि मेल गैमीट को ट्रैवल करके जाना है फीमेल गैमीट तक, और ट्रैवल करने में बहुत सारे मेल गैमीट्स का लॉस हो सकता है, इसीलिए मेल गैमीट्स यहाँ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नाउ फर्टिलाइजेशन में एक हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस।
सो पार्थेनोजेनेसिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसी के जैसा एक और इवेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी, जो कि हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है. सो वी विल स्टडी हियर अबाउट पार्थेनोजेनेसिस. तो पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि नॉर्मली एक एग खुद ही पूरा इंडिविजुअल बना देगा आगे चल के, यानी कि एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट एग से ही हो जाएगा. उस इंडिविजुअल में या फिर उस एग में फर्टिलाइजेशन की जरूरत ही नहीं होती है. दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एन एग इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल का फॉर्मेशन यहाँ पर सिर्फ एग से हो जाएगा और उस एग में बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाएगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है एग को. नॉर्मली ह्यूमंस के केस में या फिर मेजॉरिटी केसेस में क्या होते हैं कि एग को मेल गैमीट आके फर्टिलाइज करता है, उसके बाद डेवलपमेंट होता है. बट इस केस में बिना उसके ही एग से एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो सकता है. नाउ ये जो वर्ड है डिस्कवर नहीं किया था रिचर्ड ओवेन ने, पार्थेनोजेनेसिस को डिस्कवर किया था चार्ल्स बॉनेट ने. और किसमें डिस्कवर किया था? इन एफिड्स. एफिड्स आर अ मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा. तो आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं एफिड्स. तो चार्ल्स बॉनेट ने देखा था कि जो एफिड्स के एग थे उसी से सीधा बिना फर्टिलाइजेशन के न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म हो रहे थे. और चार्ल्स बॉनेट ने ये भी देखा कि जो एफिड्स में एग से इंडिविजुअल्स बन रहे थे वो टोटली मदर पे जा रहे थे, यानी कि उनके सारे कैरेक्टर्स सारे फीचर्स मदर से मैच करते थे, क्योंकि एग का फॉर्मेशन तो मदर से होता है और यहाँ मेल गैमीट से फर्टिलाइजेशन हो नहीं रहा है. तो जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो तो मदर के ही होंगे ना, क्योंकि मदर से एग का फॉर्मेशन हुआ है, फादर का मेल गैमीट तो आया ही नहीं है यहाँ पर. तो यहाँ पर अब हम टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस देखने वाले हैं. सो दीज टू साइंटिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर. अगर हम टाइप्स की बात करें पार्थेनोजेनेसिस में, तो पार्थेनोजेनेसिस के दो मेन टाइप्स हमें जानने हैं. पहला है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल. तो नेचुरल और आर्टिफिशियल दैट इज यहाँ पर खुद से ही ऑर्गेनिज्म में पार्थेनोजेनेसिस हो जाता है और वहां पर हमें कुछ फिजिकल या केमिकल स्टिमुली देना पड़ता है. वो हम लेटर देखेंगे कि कैसे होता है. नाउ हियर अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल मेथड्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, यानी कि नेचुरल टाइप के जो पार्थेनोजेनेसिस होते हैं हम उनकी डिस्कशन करने वाले हैं.
सो पहला टाइप का जो पार्थेनोजेनेसिस हमें पढ़ना है वो है कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस या फिर ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस। तो इस केस में पार्थेनोजेनेसिस ही इकलौता मीडियम होगा रिप्रोडक्शन का। तो ये जो पार्थेनोजेनेसिस का मेथड है इसे कहते हैं ऑब्लिगेटरी या कंप्लीट, यानी कि यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस के अलावा कोई और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। दैट इज यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली एब्सेंट होता है, किसी भी केस में यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। यानी कि जो भी पार्थेनोजेनेसिस का मेथड है उसी के थ्रू सारा का सारा रिप्रोडक्शन होगा। नाउ अब हमें थोड़े से इसके बारे में जानने कि यहाँ पर मेल्स जो होंगे वो एब्सेंट होंगे, सिर्फ फीमेल्स ही होंगी। तो यहाँ पर फीमेल्स के द्वारा ही पूरा स्पीशीज को रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी कि मेल्स यहाँ होंगे ही नहीं, बिना मेल्स के ही पूरा स्पीशीज होगा जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स होंगी। और यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस के अलावा किसी भी और मेथड से रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। सो नाउ वी विल सी द एग्जांपल्स ओवर हियर। तो एग्जांपल्स इज सो ये दो एग्जाम्पल्स है। इट इज अ लिजर्ड लैसर्टा सैक्सिकोला अर्मेनिया का, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉकेशियन व्हाइट लेजर्ड। तो ये पाया जाता है अर्मेनिया नाम के एक कंट्री में जो कि यूरोपियन कंट्री है। सो उसी के नाम से आया है अर्मेनिया का। इट इज अ लिजर्ड एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट स्नेक ऑफ इंडिया। इट्स अ लिजर्ड एंड इट इज द स्मॉलेस्ट स्नेक ऑफ इंडिया। तो ये जो टिफ्लिना ब्राह्मीना है इंडिया का सबसे छोटा सांप होता है, अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर के आसपास होता है, 15.1 15.2 के आसपास इसका लेंथ होता है। इट इज अ वेरी वेरी शॉर्ट स्नेक। अब हम आते हैं दूसरे टाइप के पार्थेनोजेनेसिस, दैट इज इनकम्प्लीट और साइक्लिक।
तो यहाँ पर इनकम्प्लीट या साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस तो होगा ही, साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। तो बीज में, एफिड्स में, वैस्प्स में, इन सभी में ऐसा पार्थेनोजेनेसिस होता है दैट इज जिससे कि मेल्स का फॉर्मेशन हो या फिर फीमेल्स का भी फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। यानी कि इन ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और एज वेल एज पार्थेनोजेनेसिस भी होगा। नाउ वी कम टू द थर्ड टाइप। अगर पार्थेनोजेनेसिस लार्वा में ही होने लगे, यानी कि जो न्यूबॉर्न ऑफस्प्रिंग्स हैं लार्वा, उन्हीं में अगर पार्थेनोजेनेसिस होने लगे तो उसे हम बोलते हैं पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस। यानी कि इस केस में लार्वा के अंदर ही हो जाएगा पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ पर लार्वा को बड़े होने की जरूरत ही नहीं होगी, वो इनिशियली ही पार्थेनोजेनेसिस कर सकता है। तो ये तो 3 टाइप के जो हो गए हमारे पार्थेनोजेनेसिस, वो इस बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया कि पार्थेनोजेनेसिस कब होता है या फिर किस में होता है, या फिर होता है या फिर उसके अलावा कोई और भी रिप्रोडक्शन मेथड होता है। तो अब हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। तो ये 3 टाइप के हो गए पार्थेनोजेनेसिस, इनके अलावा 3 और टाइप के हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस में मेल्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं या फीमेल्स भी प्रोड्यूस हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये जानना है कि अगर सिर्फ मेल प्रोड्यूस होगा तो उसे क्या कहेंगे, सिर्फ फीमेल प्रोड्यूस होंगी तो उसे क्या कहेंगे, या दोनों प्रोड्यूस होंगी तो उसे क्या कहेंगे। उसके बेसिस पे हमने 3 टाइप के पार्थेनोजेनेसिस क्लासिफाई करने हैं। पहले को कहते हैं आर्हेनोटोकी। इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ मेल्स प्रोड्यूस होंगे पार्थेनोजेनेसिस से, यहाँ पार्थेनोजेनेटिक फीमेल्स नहीं होंगी, यानी कि यहाँ पर फीमेल्स का जो फॉर्मेशन होगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। इसके एग्जाम्पल्स हैं बीज, वैस्प्स, रोटिफर्स,
उसके अलावा टिक्स, माइट्स एटसेट्रा। तो इन ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ मेल्स का फॉर्मेशन होगा पार्थेनोजेनेसिस से और फीमेल्स का फॉर्मेशन होगा नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। नाउ वी कम टू द सेकंड टाइप दैट इज कॉल्ड एज थेलिटोकी। तो यहां पर सिर्फ फीमेल्स प्रोड्यूस होंगी पार्थेनोजेनेसिस से। इसके एग्जाम्पल हमने थोड़ी देर पहले देखे थे, टिफ्लिना ब्राह्मीना, इसके अलावा हमने देखा था कुछ और एग्जाम्पल जैसे लैसर्टा सैक्सिकोला अर्मेनिया का। तो इन दोनों में क्या होगा कि सिर्फ फीमेल्स प्रोड्यूस होंगी पार्थेनोजेनेसिस से, क्योंकि हमने देखा था कि इन दोनों ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ और सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस होता है और सिर्फ फीमेल्स ही होती हैं। तो दैट इज बट ऑब्वियस ना कि यहाँ पर फीमेल्स जो बन रही है वो पार्थेनोजेनेसिस से ही बनेंगी और यहाँ मेल्स तो होते ही नहीं है। नाउ वी कम टू द थर्ड टाइप दैट इज कॉल्ड एज एम्फीटोकी। तो इस केस में क्या होगा कि जो मेल्स हैं और फीमेल्स दोनों का प्रोडक्शन हो सकता है पार्थेनोजेनेसिस से, और इसके एग्जांपल है एफिड्स। तो यहां पर हमने सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग के बेसिस पे क्लासिफाई किया है कि जो पार्थेनोजेनेसिस है उससे मेल्स बनेंगे या फिर उससे सिर्फ फीमेल्स बनेंगे या मेल्स और फीमेल्स दोनों बनेंगे। सो इसी के बेसिस पे हमने तीन टाइप में पार्थेनोजेनेसिस को यहां पर बांटा है। नाउ वी कम टू द आर्टिफिशियल, क्योंकि हमने देखा था पार्थेनोजेनेसिस के दो टाइप होते हैं, एक नेचुरल, सो दीज वर द नेचुरल मेथड्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस एंड नाउ विल सी द आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। तो पहला मेथड हम लोग जो है दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल स्टिमुली। तो पार्थेनोजेनेसिस में आर्टिफिशियल मेथड में हम फिजिकल स्टिमुली की बात कर रहे हैं, यानी कि हम फिजिकली उसको कैसे स्टिमुली कर सकते हैं किसी एग को कि वो पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप हो जाए। तो हम अल्ट्रावायलेट रेज का यूज कर सकते हैं, हॉट या कोल्ड दे सकते हैं उसको, या फिर इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं। इसके अलावा हम एक और मेथड होते हैं दैट इज नीडल से हम उसे मैकेनिकली प्रिक कर सकते हैं। तो दीज वर द फिजिकल स्टिमुली। नाउ वी कम टू द केमिकल स्टिमुली।
इन सब मेथड से हम केमिकली किसी भी जो नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें पार्थेनोजेनेसिस करा सकते हैं। दैट इज हम उस जाइगोट या जो एग है या फिर उसके बाहर का जो सराउंडिंग मीडियम है उसको हम उसमें हम सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर सकते हैं या उसमें ईथर डाल सकते हैं, अल्कोहल, यूरिया, फैटी एसिड्स, इन सब चीज़ों को डाल के हम आर्टिफिशियली केमिकली पार्थेनोजेनेसिस करा सकते हैं। नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट एंड दैट इज कॉल्ड एज आवर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो पार्थेनोजेनेसिस तो एक रिप्रोडक्शन का मेथड था जो कि फर्टिलाइजेशन से अलग है। नाउ वी हैव टू सी द लास्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने देखना है सबसे पहले कि जो हमारा जाइगोट है वो तो अब बनाएगा एम्ब्रियो। तो जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, तो जाइगोट के अंदर जो सेल डिविजन्स होंगे उससे नए नए सेल्स बनेंगे और सेल डिफरेंशिएशन से क्या होगा कि नए नए टाइप्स ऑफ सेल्स और टिश्यूज और ऑर्गन्स बनेंगे जो कि ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेंगे। यानी कि जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, तो वो कैसे बनते हैं, तो वो बनते हैं सेल डिफरेंशिएशन से। यानी कि जाइगोट से कुछ सेल्स जो अलग होते हैं या फिर डिवाइड करने के बाद जो एम्ब्रियो बनते हैं उनमें कुछ सेल्स डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे कुछ ब्रेन सेल बनाएंगे, कुछ मसल सेल, कुछ बोन सेल, कुछ लिवर सेल, कुछ अलग तरह किडनी सेल्स बनाएंगे। तो इसी तरीके से जो एक सेल का अलग अलग टाइप के सेल में डिवाइड हो जाना होता है उसे हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन, और सेल डिवीजन से नए टाइप के सेल बनते हैं। नाउ वी कम टू द जाइगोट पार्ट स्पेसिफिकली। अभी हमें जाइगोट के बारे में जानना है।
So first of all, in fungi and alga, zygote develops a thick wall and undergoes a period of rest. यानी कि फंजाई में क्या होगा, जाइगोट एक थिक वॉल डेवलप कर लेगा और फिर वो रेस्ट फेज में चला जाएगा। तो उस रेस्ट फेज में जो थिक वॉल वाला जाइगोट है उसे हम कहते हैं जाइगोस्पोर। और वो अगले सीजन में, यानी कि इस सीजन में तो वो रेस्ट में चला गया है, वो अगले सीजन में जर्मिनेट करेगा। तो इट हैपेंस इन द केस ऑफ फंजाई एंड एल्गा। नाउ वी कम टू द अदर पार्ट। तो प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई एल्गा के केस में डिफरेंट होता है जाइगोट। जाइगोट क्या करता है इस केस में कि वो एक थिक वॉल डेवलप कर लिया और फिर वो रेस्ट में चला गया और नेक्स्ट सीजन में जाइगोस्पोर फिर से जर्मिनेट करेगा। एनिमल्स के केस में जाइगोट रेस्ट नहीं करेगा, वो इमीडिएटली डिवाइड करेगा, जाइगोट से बनेगा मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो और फिर उसके बाद बनेगा न्यू इंडिविजुअल। नाउ प्लांट्स के केस में जाइगोट ने मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो बनाया, उसके बाद उसने डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनाया। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट यानी कि जो नॉर्मल डिप्लॉइड प्लांट होता है। अब नॉर्मल डिप्लॉइड प्लांट के पास स्पोरेंजिया होगा जिसमें कि स्पोर्स बनेंगे, दैट इज पॉलिन ग्रेन्स टाइप ऑफ थिंग, या फिर एम्ब्रियो सैक जैसा चीज बनेगा। नाउ उसके उन सबों के अंदर क्या होता है, जो पॉलिन ग्रेन है या फिर जो हमारा न्यूसेलस है या फिर ओव्यूल जो है प्लांट्स के केस में, वो सारे क्या हैं, वो सारे स्पोरेंजिया है जिसके अंदर स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है और वो स्पोर्स होते हैं हैप्लॉइड, जैसे कि पॉलिन ग्रेन या एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड होता है। लाइकवाइज अगर हम यहाँ बात करें कि जो स्पोर्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे हैप्लॉइड गैमीट्स।
और दिस लीड्स टू हैप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। 11th क्लास में आपने डिप्लोहैप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा होगा। सो इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि जाइगोट डिप्लॉयड है, फिर उसे डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बना, उससे क्या होगा, स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरेंजिया होगा जिसमें मियोसिस होगा, फिर हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे। हैप्लॉयड स्पोर्स जब जर्मिनेट करेंगे तो उनके अंदर होंगे हैप्लॉयड गैमीट्स, और फिर इस तरीके से जो लाइफ साइकिल चलता है उसे हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक। नाउ वी विल सी सम ऑर्गेनिजम्स अबाउट ओविपेरस, विविपेरस एंड अदर टाइप्स। सो अब हम देखेंगे ओविपेरस और विविपेरस एनिमल्स के बारे में। तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये अंडे देते हैं, और इनके अंदर जो जाइगोट या जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट जो होगा वो बॉडी के, फीमेल बॉडी के बाहर होगा लेकिन अंडे के अंदर होगा। इसके बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। सो बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के बारे में एक बहुत कॉमन सी बात जो आप सभी लोगों को पता होगी, दैट इज इनके जो अंडे होते हैं उनके बाहर में कैल्शियम कार्बोनेट का एक शेल होता है जो कि थोड़ा हार्ड होता है, और वो जो अंडे देते हैं वो इन्वायरमेंट में किसी सेफ प्लेस पे देंगे। ऐसा नहीं कि रैंडमली किसी भी जगह पे अंडे दे देंगे, वो कोई सेफ जगह ढूंढेंगे और वहीं पर अंडे देते हैं ताकि जो प्रेडेटर्स होते हैं उससे वो अंडे बचे रहें। इसका चांसेस होता है कि प्रेडेटर्स पहुंच जाएं, लेकिन सेफ प्लेस होने की वजह से कम प्रोबेबिलिटी होती है। सो इन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं ओविपेरस। नाउ वी कम टू द विविपेरस। तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, यानी कि दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोर एडवांस्ड,
और यहाँ पे किस चीज के थ्रू जो मदर है अपने बच्चे को न्यूट्रिएंट देती है, तो इस वो प्लेसेंटा के थ्रू देती है। यहाँ पर तो प्लेसेंटा होता ही नहीं है। और यहाँ पर क्या होगा कि जो फीमेल है वो यंग वन डिलीवर करेगी, अंडे नहीं देगी। तो ऊपर वाले केस में क्या हुआ था कि अंडे दी थी फीमेल, तो उस अंडे में हैचिंग होता है, हैचिंग से बच्चे बाहर आते हैं, तो बच्चे उतने डेवलप नहीं होते, यानी कि उनका सर्वाइवल का चांसेस कम होता है। और यहाँ पर फीमेल्स डायरेक्टली यंग वंस को डेवलप करती है अपने अंदर, उसके बाद उसको डिलीवर करती है, इसीलिए यहाँ पर चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा होते हैं। बहुत कॉमनली ये मैमल्स में पाया जाता है। मैमल्स में कुछ कैटेगरीज होते हैं, जैसे प्रोटोथेरियंस, मेटाथेरियंस, यूथेरियंस। तो प्रोटोथेरियंस के अलावा बाकी मैमल्स में ये होता है। नाउ वी कम टू द ओवोविविपेरस। तो सबसे ऊपर वाले ओवोविपेरस में क्या हुआ था कि फीमेल ने अंडे बनाने के बाद अंडे दे दिए थे, यानी कि फीमेल के बाहर अंडा आ गया था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि अंडा बनने के बाद भी अंडा फीमेल बॉडी के अंदर ही रहेगा, यानी कि फीमेल यहाँ पर अंडा बनाएगी लेकिन अंडे का जो बर्थ होता है वो नहीं होगा, यहाँ पर अंडा फीमेल बॉडी के अंदर ही रहेगा। तो क्या फीमेल उसको नरिश कर सकती है अंडा बनने के बाद? तो नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो उसको दोबारा से नरिशमेंट नहीं दे पाएगी, क्योंकि प्लेसेंटा एब्सेंट है। इस केस में प्लेसेंटा के थ्रू मदर ने अपने बच्चे को नरिशमेंट दिया था, यहाँ प्लेसेंटा होता ही नहीं है। तो पॉसिबल कैसे है कि बच्चे को वो नरिश कर पाए? यानी कि अंडे के फॉर्मेशन के बाद फीमेल वहां पर जो नरिशमेंट है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। लेकिन मदर बॉडी के अंदर होने की वजह से वो जो अंडा है वो तो प्रोटेक्टेड है ना प्रेडेटर से, तो इसीलिए यहाँ पर चांसेस ऑफ सर्वाइवल ओविपेरस से ज्यादा होते हैं, लेकिन ओवोविविपेरस से कम होते हैं। तो ये होता है शार्क्स के अंदर। और रैटल स्नेक इज अ वेरी वेरी पॉइजनस स्नेक, उसके अंदर ये होता है। अब हम बात करते हैं प्लांट्स के केस में। प्लांट्स के केस में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? तो प्लांट्स में आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो प्लांट्स के केस में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा कि सेपल्स, पेटल्स और स्टेमेंस जनरली फॉल ऑफ कर जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में सेपल्स रह जाते हैं, जैसे कि ब्रिंजल के केस में।
ब्रिंजल के अलावा चाइना रोज या टोमेटो, उस केस में भी जो सेपल्स होते हैं वो अटैच रह जाते हैं। नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन कुछ और चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओव्यूल जो है वो बन जाएगा सीड बन जाएगा। ओव्यूल का जो वॉल होता है उसे हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट, वो बन जाएगा सीड कोट। ओव्यूल का जो वॉल होता है दैट इज कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंट। ओव्यूल वॉल बिकम्स सीड कोट। तो ये सारी चीजें हमें अगले चैप्टर में भी पढ़नी है, दैट इज जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें भी पढ़ना है हमें। अब ओव्यूल से बन गया सीड, ओव्यूल वॉल बन गया सीड कोट। अब बात करते हैं ओवरी की, तो ओवरी जो है वो बन जाता है फ्रूट, और जो ओवरी का वॉल है वो बन जाएगा पेरिकार्प। ओवरी वॉल बिकम्स फ्रूट वॉल। जिसे कॉमनली कहा जाता है पेरिकार्प। अब हमें अगले चैप्टर में पेरिकार्प के टाइप्स भी पढ़ने हैं। पेरिकार्प दो तरह का हो सकता है, जिसे हम कहते हैं ड्राई या फ्लैशी। तो और भी इस टाइप्स की चीजें हमें अगले चैप्टर में पढ़नी है। तो प्लांट्स में कॉमनली यही सारे चेंजेस होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज सेपल्स, पेटल और स्टेमेन सूख के गिर जाते हैं। अदरवाइज जो कुछ सेपल्स कभी कभी अटैच्ड रह जाते हैं, जैसे कि ब्रिंजल, चाइना रोज, टोमेटो के केस में। फिर ओव्यूल जो है वो सीड बन जाएगा। ओव्यूल का जो वॉल है वो सीड कोट बन जाता है। सीड कोट में दो सीड कोट होते हैं, एक होते हैं बाहर वाले, एक होते हैं अंदर वाले। बाहर वालों को बोलते हैं टेस्टा, अंदर वाले को बोलते हैं टेगमेन। ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाएगा, ओवरी वॉल बन जाएगा फ्रूट वॉल। तो ये सारी फ्लावर में जो चेंजेस हो रहे हैं ये हमें अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़नी है। तो यहाँ पर इसे हम ब्रीफली देख रहे हैं, अगले चैप्टर में इन सारे टॉपिक्स को हमें डिटेल में पढ़ने हैं। सो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस थिंग्स वेरी मच। सो ये हमारा तीन टाइप का जो ओविपेरस, विविपेरस और ओवो विविपेरस है। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर बिकॉज वी आर नॉट गोना डिस्कस दैट अगेन, but these things we are going to discuss again in the next chapter. So hereby we have completed this chapter, and we also had seen a few things much apart from the NCERT because these are really important aspects in terms of NEET. So hereby we have completed this chapter.